हेलो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज रे साहू फ्रॉम लाइफ साइंस ट्यूटोरियल। चलिए बेटा, आज हमको बोन के बारे में डिटेल स्टडी करना है। हमारा जो लेक्चर चल रहा है बेटा, उसका नाम है आपका एनिमल टिश्यू, और आई थिंक ये पांचवा या छठवां लेक्चर है, जिसमें प्रीवियस लेक्चर में हमने कार्टिलेज कंप्लीट किया था। आज के वीडियो लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि कंप्लीट बोन को कवर कर दें, और बोन के बाद बेटा जो आपके ब्लड और लिम्फ होते हैं उनका बेसिक इंट्रोडक्शन हम देखेंगे, क्योंकि इस चैप्टर में हम बोन को डिटेल में कवर नहीं करेंगे। उसके लिए एक अलग से चैप्टर हम बना के रखे हैं, जिसके लिए है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। ठीक है, तो वहां हम डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ बस हमको ये जानना है कि भाई ह्यूमन बॉडी में जो चार तरह के टिश्यूज होते हैं, ठीक है, उनके काम और उनके पर्पस क्या क्या है, कितने अलग अलग उनके फंक्शंस होते हैं, उसके बारे में हम देख लेंगे। ठीक है, तो बेटा स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू में हमने सबसे पहले पढ़ा बोन, कार्टिलेज पढ़ा। कार्टिलेज के बाद सेकेंड नंबर पे यहाँ पे मेंशन कर दो, हमने बोन को स्टडी करना है। ठीक है भाई, तो यार बोन या अस्थि, किसी का अस्थि हमको ले जाना नहीं है, ना ही किसी का अस्थि बहाना है बेटा। ठीक है, सिर्फ पढ़ना है। तो यहाँ पे ना दो टर्मिनोलॉजी है बेटा, एक है ऑस्टियोलॉजी। ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं, ऑस्टियोलॉजी पढ़ना है एक, ये टर्म्स याद कर लो बेटा। और सेकेंड टर्म से बेटा ऑसिफिकेशन, ऑसिफिकेशन। ठीक है, तो भैया ऑस्टियोलॉजी का मतलब है स्टडी अबाउट बोन, स्टडी अबाउट बोन। ठीक है भाई, यहां पे हम अध्ययन करेंगे अस्थि का। क्या करना है बेटा, अध्ययन करना है। ठीक है, तो अस्थि के अध्ययन को क्या कहते हैं, ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। और ऑसिफिकेशन मतलब बेटा आपके बोन का बनना। ठीक है, बोन का जो फॉर्मेशन होता है उसको आप कह सकते हैं बेटा क्या, ऑसिफिकेशन कह सकते हैं। ठीक है, अब यहां पे यार सबसे कठोर, ठीक है भाई, चलो सबसे कठोर ऊतक कौन है, हार्डेस्ट। ठीक है भाई, हार्डेस्ट टिश्यू ले लेते हैं एक तो, सबसे कठोर हो गया बेटा, स्मूथ ले लेते हैं। ठीक है, यहां पे ले लेते हैं स्मूथ टिश्यू, ये हार्ड वाला, ये स्मूथ वाला। और हार्डेस्ट सब्सटेंस, ये टिश्यू नहीं है बेटा, ये सब्सटेंस है। ये तीन चीजों के बारे में हम थोड़ा सा बेसिक जानकारी लेते हैं बेटा। मतलब हमारे बॉडी के अंदर में जो कठोर ऊतक होता है वो तुम्हारा है बोन। क्यों है, क्योंकि यहाँ पे मिनरलाइजेशन हो जाती है, मिनरलाइजेशन ऑफ, क्या बोल सकते हैं बेटा, बोन कह सकते हैं। ठीक है, बोन का मिनरलाइजेशन हो जाता है। स्मूथ टिश्यू बोलेंगे तो लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट है, उसको तुम बोल सकते हो स्मूथ, मतलब एक तरह से सॉफ्टेस्ट बोल सकते हैं बेटा, सॉफ्ट। ठीक है, या तो हम सॉफ्ट मेंशन कर देते हैं। और इसमें आ जाता है बेटा ब्लड, जो कि लिक्विड फॉर्म में होते हैं। और हार्ड सब्सटेंस में आ जाता है बेटा इनेमल आ जाता है। क्या आता है, इनेमल। ब्लड मतलब आप जानते हैं रक्त, और बोन का मतलब तो आप जान ही रहे हैं बेटा, अस्थि होता है। देयर इज द बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट द बोन, कि बोन को किस तरीके से आपको जानना है। ठीक है, आई होप कि ये चीजें जो है क्लियर हो रही है, और आपके एग्जाम पर्पस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हम मान के चलेंगे। ठीक है, तो चलिए बेटा, ये तो हो गई बात बोन की। जैसे कि कार्टिलेज को एक मेम्ब्रेन ने कवर किया था, यहां भी ठीक है हम क्या करते हैं, बोन का जो आउटर मोस्ट कवरिंग है, ठीक है, आउटर मोस्ट कवरिंग है बेटा, जिसको हम क्या कहते हैं, आवरण कहते हैं, वो क्या है, पेरी। और बोन के लिए हम टर्म यूज करेंगे बेटा, ऑस्टियम यूज करेंगे। ठीक है, पेरी ऑस्टियम, ये लो पेरी, और ये हो जाएगा बेटा ऑस्टियम। ठीक है, तो पेरीऑस्टियम लेयर से ये बना होता है। और आपको पता होगा पेरीऑस्टियम किससे बनता है बेटा, ये बनता है तुम्हारा व्हाइट इरेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू से बनता है, व्हाइट
इरेगुलर अनियमित, ठीक है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर के बनता है आपका पेरियोस्टियम, कार्टिलेज में पेरिकॉन्ड्रियम होता है और आपके बोन में क्या होता है बेटा, पेरिओस्टियम होता है। ये बात आप याद रखना, क्योंकि एग्जाम में बोल सकता है कि भाई बताओ आउटर मोस्ट लेयर ऑफ बोन को हम क्या कहते हैं और किससे बनता है। तो क्या कहते हैं, नाम आपके सामने है, पेरिओस्टियम। और किससे बनता है, तो हमने बेटा प्रीवियसली डेंस कनेक्टिव टिश्यू पढ़ी थी, और उस डेंस कनेक्टिव टिश्यू में सबसे जो लास्ट नंबर में था व्हाइट इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, वो भी डेंस कनेक्टिव टिश्यू है, उसमें आपका एग्जाम्पल आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया बेटा। अब एक खास बात भाई, एक सेल का नाम हमने सुना था पिछले वाले वीडियो में, जिसका नाम था बेटा फाइब्रोब्लास्ट। सेल का नाम था फाइब्रोब्लास्ट। फाइब्रोब्लास्ट को हिंदी में हमने कहा था तंतु कोरक कहा था, तंतु कोरक कहा था बेटा। ये तंतु कोरक क्या करता है, तो ये बनाता है बेटा नया सेल बनाता है, एक डिफरेंशिएट होकर के एक सेल बनाता है जिसका नाम है यहाँ पे ऑस्टियो। ऑस्टियो यहाँ पे लिख देंगे बेटा क्लास्ट लिख देंगे। ऑस्टियोक्लास्ट का मतलब होता है बोन को क्या कहेंगे, अस्थि। ठीक है, अस्थि को बनाने वाला अस्थि कोरक कहलाता है, तंतु को बनाने वाला तंतु कोरक कहलाता है। तो यहाँ तुम्हारा ऑस्टियोक्लास्ट सेल बना क्लास्ट नहीं बेटा, ब्लास्ट उल्टा हो गया यहाँ पे बोलना पड़ेगा अपने को ब्लास्ट, क्योंकि क्लास्ट बोन को खाने वाला सेल होता है। और ऑस्टियोब्लास्ट से बनता है बेटा ऑस्टियोसाइट बनता है। ठीक है, ऑस्टियोसाइट बनता है, और यही जो है वो एक तरह से इकाई है बेटा, बोन की इकाई। बोन किससे बनता है, इसी से बनता है, बोन की इकाई। ठीक है, मगर इनमें बोन बनाने वाला सेल कौन है बेटा, तो ये है ये। ठीक है, ये बोन बनाने वाला क्या कहलाता है, सेल कहलाता है तुम्हारा ऑस्टियोब्लास्ट। और यदि इसी के उल्टा लिख दे बेटा, एक और सेल है जिसका नाम है ऑस्टियो, ठीक है, क्लास्ट, हिंदी में लिख देते हैं ऑस्टियो। ठीक है, क्या है नाम इसका, क्लास्ट। तो बेटा ऑस्टियोक्लास्ट जो सेल होती है, यहाँ पे क्लास्ट ठीक है, तो बोन सेल को खाने वाला, बोन सेल को खाने वाला जो होता है वो क्या कहलाता है, ऑस्टियोक्लास्ट सेल कहलाता है बेटा। ठीक है, तो यहां तो हमने ये समझ लिया है भाई कि टर्मिनोलॉजी क्या क्या हम यूज करते हैं बोन के कैटेगरी में, और कौन सा सेल है जो ऑस्टियोब्लास्ट बनाता है, ब्लास्ट से ऑस्टियोसाइट बनती है, उसी ऑस्टियोसाइट से मिलकर के तुम्हारा बोन का स्ट्रक्चर बनता है। तो बोन बनाने वाला कौन है, तो ये अस्थि कोरक या फिर ऑस्टियोब्लास्ट सेल को मान के चलेंगे, यही आपके बॉडी में बोन बनाता है बेटा। ठीक है भाई, चलिए अब इसका जो बेटा मैट्रिक्स होता है, ठीक है भाई, यहां पे हम बात करेंगे मैट्रिक्स ऑफ बोन का। ठीक है, हम बात करेंगे मैट्रिक्स ऑफ बोन, या फिर बोन की जो अधात्री होती है, क्योंकि भाई इसको क्या बोलते हैं बेटा, मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं हिंदी में, अधात्री कहते हैं। तो अधात्री में पहले तो देख लो इसका नेचर कैसा है, तो इंग्लिश में पहले लिख देते हैं बेटा, एक तो ठोस है, सॉलिड है, ठीक है, सॉलिड एंड नॉन प्लीएबल होता है, क्योंकि तुम्हारा जो कार्टिलेज था सॉलिड एंड प्लीएबल था बेटा। सॉलिड मतलब ठीक है, यहां तो लिख सकते हैं ठोस है, और नॉन प्लीएबल है मतलब आतन्य है बेटा। ठीक है, इसको लचीला नहीं है जिसके कारण आप इसको मोड़ सको। तो ये मान के चलना है भाई कि ये जो आपका बोन का मैट्रिक्स होता है वो बहुत ज्यादा सॉलिड और आतन्य होता है, एक बात। दूसरी बात कि भाई इस बोन के मैट्रिक्स में, ठीक है, कैल्शियम के इकट्ठे होने के कारण या कैल्शियम के संग्रहण के कारण, ठीक है, संग्रहण के कारण, संग्रहण को आप सीधा बोल सकते हैं स्टोरेज। तो बेटा बोन के मैट्रिक्स के में कैल्शियम के स्टोरेज होने के कारण ये बहुत ही
ये ऐसा मेंशन करते हैं, बहुत ही ज्यादा क्या हो जाता है, ठोस हो जाता है। ठीक है, यदि आपको पूछे कि भैया बोन के ठोस होने का क्या रीजन है, तो सिंपली उसको बता देना कि बोन के ठोस होने का रीजन है बेटा, जो कैल्शियम आयन होती है वो जाके डिपॉजिट हो जाती है, जिसके कारण वो और भी ज्यादा ठोस हो जाता है। और कैल्शियम का डिपोजिशन यदि आपके बोन में हो रहा, इस प्रोसेस का नाम याद रखना, मिनरलाइजेशन। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, मिनरलाइजेशन का प्रोसेस कहते हैं, जिसमें बोन का मैट्रिक्स बहुत ज्यादा सख्त और टाइट हो जाता है, जिसके कारण ये सॉलिड हो जाती है और नॉन प्लेएबल फॉर्म में प्रेजेंट होती है। ये दो स्टेटमेंट बहुत सिंपल सा। दूसरी बात, इसके मैट्रिक्स की बात करेंगे बेटा, तो मैट्रिक्स में दो पार्ट्स होते हैं यार। कभी भी जब आप मैट्रिक्स को बनाएंगे तो मैट्रिक्स में दो पार्ट्स होंगे। ठीक है बेटा, क्या क्या दो पार्ट्स होंगे यार, एक होगा इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक को बोल सकते हैं अकार्बनिक, और एक कहलाएगा बेटा ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में हम कह सकते हैं क्या, कार्बनिक कह सकते हैं। ठीक है भाई, तो कार्बनिक और अकार्बनिक चीजें जो है वो इन दोनों में क्या होती है बेटा, स्टोर होती है। याद रखना, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट मैट्रिक्स में यदि हम बात करें बोन की, तो ज्यादा होता है बेटा 65 से लेकर के 68% तक का आपका इनऑर्गेनिक होता है। और यहाँ पे जस्ट उलट दो बेटा, 68 में 100 को माइनस कर दो, 32 से लेकर के 35% में आपका क्या होता है, कार्बनिक होता है। ठीक है, यहाँ पे मेन कौन है, तुम्हारा इनऑर्गेनिक कंपोनेंट मेन है, और ऑर्गेनिक कंपोनेंट जो है वो माइनर है। बात ये लेके चलेंगे अपन। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 2 के नीचे लिखता हूं ताकि आपको मूव ना करना पड़े बेटा। तीन चीजें याद करो कि बोन में क्या क्या चीजें हैं। एक है बेटा कैल्शियम फॉस्फेट Ca3, ब्रैकेट में PO4 ट्वाइस। ठीक है, एक है बेटा आपका CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, ऊपर वाला कैल्शियम फॉस्फेट है, और नीचे में मैग्नीशियम फॉस्फेट बनाते हैं, सेम टू सेम Mg3PO4 2। टोटल कितने हो गए बेटा, तीन हमारे पास कंपोनेंट दिख रहे हैं। याद रखना, ऊपर वाला सबसे ज्यादा 80% और ये लोग 10% में होते हैं। एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है बेटा कि बोन के इनऑर्गेनिक कंपोनेंट का सबसे ज्यादा भाग किस चीज से मिलकर बना होता है, तो आपके सामने आपका आंसर है बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट से नहीं बना होता, ये बना होता है कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। कई बच्चों को लगता है कि हमारा बोन कैल्शियम कार्बोनेट से बना है, और तुक्का मारते हैं तो सीधा कैल्शियम कार्बोनेट ही मारते हैं। ठीक, बट ऐसा नहीं होता है। ठीक है भाई, अब यदि मैं इनऑर्गेनिक की बात करूं बेटा, तो इसके इनऑर्गेनिक जो कंपोनेंट्स होते हैं, इसमें होता है बेटा प्रोटीन। क्या होता है, प्रोटीन होता है। कौन सा प्रोटीन है बेटा, तो बोन में, ठीक है, बोन में ओसिन प्रोटीन होता है बेटा। बोन में क्या होगा, यहां लिख देना ओसिन प्रोटीन, लिख देना बेटा। ठीक है, तो ओसिन, और यहां पे लिख दिया मैंने क्या, प्रोटीन मैंने यहां पे लिख दिया है। ठीक है, सिंप्लीफाई हो गया यहाँ पे चीजें जो है। अब देखो आगे, और साथ में यदि किसी को ऐड करना है तो एक मैग्नीशियम जो फॉस्फेट है बेटा, उसके नीचे आप फ्लोराइड नोट कर सकते हैं। ठीक है, ये भी जो है बहुत कम मात्रा में आपके बोन में प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो भैया बोन में क्या क्या चीजें हैं, तो याद रखना बेटा, दो चीजें प्रेजेंट होती है बोन में, एक होता है इनऑर्गेनिक और दूसरा होता है ऑर्गेनिक। ठीक है, ऑर्गेनिक में प्रोटीन है बेटा, प्रोटीन का नाम है ओसिन प्रोटीन। बोन का मेन ऑर्गेनिक कंपोनेंट कौन है, तो कहेंगे ओसिन प्रोटीन है। मगर जब हम इनऑर्गेनिक की बात करते हैं बेटा, इनऑर्गेनिक में क्या क्या चीजें आ जाएगी, 65 से 68% डिफरेंट काइंड्स ऑफ इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स होगी, जिसमें सबसे ज्यादा 80% कंपोनेंट कौन होता है, तुम्हारा कैल्शियम फॉस्फेट, और उसके बाद 10% में आपका आ जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम फॉस्फेट आ जाएगा। ठीक है, और थोड़ा बहुत कंसंट्रेशन में आपको फ्लोराइड मिल जाएगी। तो अल्टीमेटली ये इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दोनों कंपोनेंट्स के बारे में मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। ठीक है भाई, ये तो हो गई बात बेटा मैट्रिक्स की।
अब यहाँ पे आपको जानना है कि आपका जो बोन है बेटा वो कैसा होता है। तो यहाँ एक हेडिंग डाल देते हैं भाई, बोन की संरचना। ठीक है, बोन की संरचना हम देख लेते हैं बेटा। एक कुत्ते से मैंने हड्डी चुरा के लाई है, उसी को मैं सस्ता वाला हड्डी बना रहा हूं। ठीक है भाई, ये ऐसा लूप करके हमको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाना है और यहाँ पे बड़ा सा लूप बनाना है। 1 मिनट, इसको अपन नीचे कर दे क्या? नहीं नहीं ठीक है, चलो ये लो। ठीक है बेटा, ये दोनों साइड में हमने क्या बना दिया है? लूप बना दिया है। अब मैं आपको बता रहा हूं, यहां से लेकर के यहां तक पूरा बोन एक मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है, मगर जो इसकी एंडिंग पॉइंट्स होती है बोन की, वहां पे ये पिंक कलर का जो मेम्ब्रेन बना रहा हूं लाइनिंग, वो वहां नहीं गई है। क्यों नहीं गई है? क्योंकि बेटा यहां पे एक और दूसरा मेम्ब्रेन घिरा हुआ है। यहां पे एक और दूसरा मेम्ब्रेन है जिसको कवर करके रखता है, और सेम काइंड ऑफ मेम्ब्रेन जो है आपको इस जगह पे मिल जाएगा। तो भाई यहाँ पे भी बोन जो है किसी को घेर के रखा हुआ है। ठीक है, मतलब बोन को किसी ने घेर के रखा हुआ है। बेटा ये जो तुम्हारा येलो कलर का मेम्ब्रेन दिख रहा है, ये तुम्हारा हाइलिन कार्टिलेज है। क्या है? हाइलिन कार्टिलेज है। समझ में आ गई बात? और ये वाला भी जो पीला रंग का दिख रहा है बेटा, वो भी हाइलिन कार्टिलेज है। मगर जो बीच में आपको दिख रहा है ये वाला, इसका नाम है बेटा तुम्हारा पेरियोस्टियम, जो हमने अभी पढ़ा। ठीक है, बोन को कवर करके रखने वाला जो मेम्ब्रेन होती है वो पेरियोस्टियम होती है बेटा, जो कि व्हाइट इरेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू से बनती है। मगर याद रखना, बोन का जो टर्मिनल एंड होता है वो बिल्कुल भी इस मेम्ब्रेन से घिरा नहीं होता, चाहे वो यहां का रीजन हो चाहे वो यहां का रीजन हो बेटा। ये दोनों के दोनों जगह जो टर्मिनल है, भाई आप मान लो कि भाई हमारी हड्डी है, तो हड्डी का जो कॉर्नर होता है ना, ये कॉर्नर जो है, इस कॉर्नर में मान के चलना कि भैया इसमें वो मेम्ब्रेन नहीं है जिसका नाम तुम्हारा पेरियोस्टियम है। तो पेरियोस्टियम की जगह पे क्या है? हाइलिन कार्टिलेज है। क्यों? क्योंकि इसका एक रीजन है बेटा, जिस जगह से बोन किसी दूसरे बोन से जुड़ता है, उस बोन को हम कहते हैं आर्टिकुलर बोन। इसको हम क्या कह देंगे? आर्टिकुलर बोन कह देंगे। आर्टिकुलर बोन का मतलब होता है बोन जहां से दूसरे बोन से जुड़ता हो। ठीक है, एक बोन बोन दूसरे बोन से, ठीक है, जुड़ता है, उस जगह पर, उस जगह पे कौन प्रेजेंट होगा? हाइलिन कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, चाहे वो इस छोर की बात कर रहा हो या उस छोर की बात कर रहा हो, दोनों एकदम सेम। अब मैं क्या कहता हूं बेटा कि एकदम क्या करो, सेंटर मार्क कर दो, इतने को सेंटर मार्क कर दो। ठीक है, दोनों साइड से बोन के बीचों बीच, तो ये इसका हो जाएगा बेटा सेकंड पॉइंट, और ये इसका हो जाएगा फर्स्ट पॉइंट। ये भी इसका फर्स्ट पॉइंट है ना, पहला पॉइंट ही है। दोनों छोरों को हम कहते हैं बेटा एपीमाइसियम कहते हैं। सॉरी, माइसियम मतलब तो मसल्स हो जाएगा, एरी एपीफाइसिस कहते हैं बेटा। यहाँ एपीफाइसिस है और यहाँ भी तुम्हारा क्या कहलाएगा? एपीफाइसिस कहलाएगा। दोनों बोन के या बोन के एपीफाइसिस के बीचों बीच जो प्रेजेंट होता है बेटा, उसको हम कहते हैं डाइफाइसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? डाइफाइसिस कहते हैं। और एक डाइफाइसिस और एक एपीफाइसिस के बीच में भी कुछ जगह दिख रहा होगा आपको। ठीक है, इस जगह की बात करते हैं। तो इस जगह को हम कहते हैं बेटा तीसरा, बोन का तीसरा कंपोनेंट हो जाएगा। डाइफाइसिस और एपीफाइसिस के बीच में क्या होता है? मेटाफाइसिस होता है। तो यार बोन के कितने रीजन हो गए? तो बोला 3। टर्मिनल को हमने कहा एपीफाइसिस, सेंटर को हमने कहा डाइफाइसिस, टर्मिनल और सेंटर के बीच में जो प्रेजेंट होता है उसको हम क्या कह दिए? मेटाफाइसिस। 3 रीजन हो गए हमारे बोन के। बेटा इसकी खास बात यह है कि इस जगह पे नंबर ऑफ सेल बहुत ज्यादा है। कौन सा सेल पता है? ये सेल और कोई नहीं बेटा, ये ऑस्टियोब्लास्ट है।
बोन बनाने वाला सेल। तो भाई मुझे ऐसा लगता है कि यहां पे यदि मैं लिखूं तो बोल सकता हूं कि बोन बनाने वाले सेल का नंबर, ठीक है, बोन बनाने वाले सेल का नंबर ज्यादा है, तो इसी जगह से बोन का क्या होता है बेटा, बोन की हाइट बढ़ती है, इलोंगेशन होती है। ठीक है, इसी जगह से बोन की इलोंगेशन या फिर बोल सकते हैं वृद्धि होती है। और इस जगह को जहां से बोन की हाइट बढ़ती है उसको हम कहते हैं बेटा एपिफाइजियल ग्रोथ प्लेट कहते हैं। ठीक है, एपिफाइजियल ग्रोथ क्या कहेंगे, प्लेट कहते हैं। अब एग्जाम में दो क्वेश्चन आ सकता है। एपिफाइजियल ग्रोथ प्लेट जहां पे ह्यूज नंबर ऑफ ऑस्टियोब्लास्ट होता है वो कहां है, तो बोलना पड़ेगा मेटाफाइसिस में है। ठीक है, मेटाफाइसिस कहां है, तो एक डाइफाइसिस और एक एपिफाइसिस के बीच में तुमको क्या मिल जाएगा, मेटाफाइसिस मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तो मैंने तुमको बता दिया बेटा। दूसरी बात, एपिफाइसिस में यहां पे जो बोन है बेटा वो स्पॉन्जी टिश्यू से मिलकर के बना है। ठीक है, इस जगह पे एपिफाइसिस वाली जगह पे जो बोन है वो कैसा है बेटा, स्पंजी है। ठीक है भाई, स्पंजी मतलब हम बात करें किसका, स्पॉन्जी टिश्यू से बना हुआ है। ठीक है भाई, स्पॉन्जी टिश्यू बोल दो या स्पॉन्जी बोन बोल दो यार, ये स्पॉन्जी बोन से बना हुआ है। मगर जो ये वाला रीजन है जिसको आप बीच में देख रहे हैं आप, ये पूरा रीजन को हम सेंटर में रख दिए बेटा। सेंटर वाला रीजन बहुत ही ज्यादा कॉम्पैक्ट सेल से मिलके बना है। देख लो, ये सेल एक दूसरे के बहुत पास है, मतलब कि एक तरह से कॉम्पैक्ट बोन का फॉर्मेशन करता है बेटा। तो याद रखना, डाइफाइसिस जो है वो सघन या फिर कॉम्पैक्ट बोन से मिलकर बनता है। मतलब यहीं पे दो तरह के बोन के नाम आ गए, एक का नाम तुमने कहा बेटा स्पंजी बोन और एक का नाम कहा तुमने क्या, कॉम्पैक्ट बोन कहा। दो तरह की बोन हो गई। तो चलो मेंशन कर देते हैं, एपिफाइसिस जो है वो किससे बना है, तो यहां पे बोल देते हैं ये स्पंजी बोन से बना होता है। ठीक है, ये स्पंजी बोन से बना होता है, एक बात हो गई। दूसरी बात ये हो गया बेटा कि भाई याद रखना, एपिफाइजिस वाले जगह पे जहां पे स्पॉन्जी बोन होती है बेटा, वहां पे रेड बोन मैरो, रेड बोन मैरो आरबीएम प्रेजेंट होता है। और आपको पता है कि रेड बोन मैरो क्या बनाते हैं बेटा, माइलॉइड प्रोजेनेटर बनाते हैं। ठीक है, ये माइलॉइड प्रोजेनेटर से क्या बनती है, एक मिनट में अपने आप को हटा दूं, यहीं पे हूं लग रहा है, हाँ हटा देते हैं। ठीक है, तो यहां देख लो बेटा, जो तुम्हारा रेड बोन मैरो होता है वो माइलॉइड सेल बनाता है। प्रोजेनेटर ना लिखूं, हिंदी में ज्यादा आसान रहेगा, सेल लिख दूं, कोशिका लिख दूं बेटा। और इसी से तुम्हारा ब्लड फॉर्मेशन हो रहा है या ब्लड सेल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो क्यों ना ये ब्लड फॉर्मेशन की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा, हिमैटोपोसिस कहते हैं। तो क्या ये हिमैटोपोसिस कर रहा है, हाँ बिल्कुल। हिमैटोपोसिस में तुम्हारा एपिफाइजिस जो है वो क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है। अब यहां पे इसके जस्ट वाइस वर्सा बताना पड़ेगा भाई, डाइफाइसिस किससे बनता है, तो बोल देना बेटा कॉम्पैक्ट, कॉम्पैक्ट बोन से बनता है। ठीक है, ये कॉम्पैक्ट बोन से बनता है। इसमें ना बेटा येलो बोन मैरो होता है, येलो बोन मैरो प्रेजेंट होता है। और येलो बोन मैरो का काम किसी सेल को बनाना नहीं होता, ये ना बेटा फैट का संग्रहण करता है। फैट का संग्रहण थोड़ा बहुत, फैट का संग्रहण कहाँ होता है बोलेंगे, तो आप बोल सकते हैं कि हमारे बोन में जो येलो बोन मैरो होता है उसमें ये प्रेजेंट होता है बेटा। आपको तो पता है कि भाई हमारा बोन है उसमें पतली पतली सी कैपिलरीज अंदर में आती है, उन्हीं कैपिलरीज को ये सभी मेंशन करने के साथ साथ आप और कुछ भी मेंशन कर सकते हैं बेटा। जैसे जो एपिफाइजिस होती है उसमें पेरियोस्टियम नहीं होता, तो उसको भी मेंशन कर दो यहाँ पे बोल दो जो पेरियोस्टियम है। ठीक है, इसको बोल दो बेटा इसके पास पेरियोस्टियम
नहीं होता है। तो क्या होता है? हाइलीन कार्टिलेज होता है। क्यों होता है? क्योंकि आर्टिकुलर बोन मतलब एक बोन जब दूसरे बोन से जिस जगह से जुड़ता है वहां पे तुम्हारा पेरिओस्टियम हट जाता है और हाइलीन कार्टिलेज आ जाता है जो कि दो बोन को चिपकाने में भी मदद करता है बेटा। ठीक है, तो ये तो चीजें हो गई तुम्हारे बोन के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में। अब यहां देख लो बेटा, मैंने आपको बस कल प्रॉमिस किया था कि मैं बताऊंगा कि क्यों आपकी हाइट जो है वो प्रॉपरली नहीं बढ़ पाती है। तो उसका रीजन ये है बेटा, मेटाफाइसिस में जो एपीफाइजल ग्रोथ प्लेट है, ठीक है, एपीफाइजल ग्रोथ प्लेट के पास जितना ज्यादा नंबर हो सके उतना ज्यादा क्या होता है? ऑस्टियोब्लास्ट होता है। ठीक है, और ऑस्टियोब्लास्ट के बारे में आप जानते हैं जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा ऑस्टियोसाइड बनेगा और उतना ही बेहतर बोन जो है वो इलोंगेट होगा। अब क्या होता है, कोई कॉम्प्लेन पीने से, कोई बॉर्नविटा पीने से या फिर किसी भी लिक्विड को लेने से आपका जो हाइट है वो इंक्रीज नहीं होता, सब छलावे हैं भाई। आपके इसी प्लेट में जो एपीफाइजल ग्रोथ प्लेट प्रेजेंट होता है बेटा वो 22 से 24 साल तक अपने आप को इलोंगेट करता है, क्योंकि तब तक उनमें ये ऑस्टियोब्लास्ट सेल होती है। मगर जैसे ही वो डिफरेंशिएट होकर के ऑस्टियोसाइड बन जाती है उसके बाद आपका हाइट बढ़ पाना मुश्किल हो जाता है, आपकी हाइट बिल्कुल भी इंक्रीज नहीं होती है। ठीक है, इसीलिए जो कोई भी पर्सन है जिसकी हाइट छोटी है बेटा, तो कम एज में ही हाइट को बढ़ाया जा सकता है। लेट एज में हाइट बिल्कुल भी नहीं बढ़ती, क्योंकि आपका जो ऑस्टियोब्लास्ट है वो ऑस्टियोसाइट में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके कारण वो डिफरेंशिएट हो जाएगा, उसके बाद नए सेल नहीं बना पाता। ठीक है, वो कंप्लीटली डिफरेंशिएट हो जा रहा है। बात समझ में आ रही है? तो ये तो रहा बेटा आपका बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया बोन के बारे में। यहाँ पे बोन के बारे में जब मैं पढ़ा रहा था तो दो तरह के बोन के नाम आए बेटा। एक को हमने कहा कॉम्पैक्ट बोन और एक को हमने कहा तुम्हारा स्पॉन्जी बोन। ठीक है, तो चलो ऐसा करते हैं कि भैया जान ले कि कौन कॉम्पैक्ट बोन है और कौन। तो पहला स्पॉन्जी है। स्पॉन्जी बोन को स्पंजी कह सकते हैं बेटा। ठीक है, स्पंजी अस्थि लिख देते हैं, हिंदी बढ़िया हो जाएगा। चलिए भाई, अब यार स्पॉन्जी बोन कैसे बनाते हैं? सबसे पहले क्या ले लिए, एक बोन को लिए, बोन को हमने डाइल्यूटेड HCl में डाल दिया है, तनु HCl में डाल दिया है 3 दिन के लिए, 3 डेज के लिए। तो जब 3 दिन तक इसमें डिसॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इसका जो इनऑर्गेनिक है, अकार्बनिक है, ठीक है, अकार्बनिक जो पदार्थ है बेटा वो धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, घुल जाएंगे। ठीक है, घुल जाते हैं और जब घुल जाएंगे तो बचेगा क्या, बोन में सिर्फ क्या बच जाता है बेटा, ऑर्गेनिक बच जाता है, ऑर्गेनिक मैटर ही बचेगा, बच जाता है। अब बताओ भाई आपका बोन एकदम ज्यादा सॉलिड क्यों हुआ था, क्योंकि उसमें इनऑर्गेनिक पदार्थ है बेटा, आप तो हट गए। तो भाई ये जो बोन है वो बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, सॉफ्ट। ठीक है, बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट हो जाएगा और कैसा हो जाएगा बेटा, स्पॉन्जी हो जाएगा। तो इसी बोन को हम क्या कहते हैं, सॉफ्ट स्पॉन्जी कहते हैं, स्पॉन्जी बोन। स्पॉन्जी बोन में ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा है और इनऑर्गेनिक मैटर जो है वो कम है, ऐसा बोल सकते हैं। एग्जाम्पल ले लीजिए बेटा, बहुत सारे एग्जाम्पल है। हमारा जो थोरेसिक केज है उनमें जितने भी बोन्स होते हैं सब स्पॉन्जी बोन है बेटा। जैसे स्टर्नम, ठीक है, स्टर्नम के साथ में कौन है, रिब्स है, तुम्हारा वर्टेब्री है बेटा। स्टर्नम वर्टेब्री ऊपर यदि यहां बात करेंगे गले में तो यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा क्लेविकल और स्कैपुला आ जाएगा। सब बोन के बारे में हम पढ़ेंगे बाद में। स्टर्नम हो गया, रिब्स हो गया, तुम्हारा क्लेविकल हो गया, स्कैपुला हो गया, और कोई भी बड़ा बोन, एंड ऑफ द लॉन्ग बोन बोल सकते हैं, एंड ऑफ द लॉन्ग बोन में भी होगा, जैसे हमने यहाँ पे बताया बेटा। ये देखो, कोई भी लॉन्ग बोन के एंड में क्या होता है, एपिफाइसिस होती है, और एपिफाइसिस किससे बना है, स्पॉन्जी बोन से, तो यहाँ भी होगा ना भाई। तो ये हो गई तुम्हारी एग्जाम्पल वाली बात बेटा।
ठीक है, चलिए अब देखो यार, अब यहाँ पे स्पॉन्जी बोन बना दिए, समझ में आ गया। क्या करते हैं अब, स्पॉन्जी बोन के बाद बेटा कॉम्पैक्ट बोन बना के देखते हैं। नंबर 2 बोन का नाम क्या है बेटा, कॉम्पैक्ट बोन। ये तो और आसान है, हमको बस बोन को सुखा देना है मस्त। तो हमने एक बोन लिया, बोन को इधर उधर नहीं ले जाना है, सनलाइट में सुखा देना है बेटा। ठीक है, यहां पे मैंने लिख दिया है सनलाइट। सनलाइट में रखने से इसके जो पानी की मात्रा है, पानी की मात्रा क्या हो जाती है बेटा, हट जाती है। लो, पूरा एक्वस जो पार्ट होता है वो हट गया। एक्वस पार्ट के हटने के बाद, ठीक है, क्या बच गया है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों बचा हुआ है। अब यार इसको क्या कर देना है, जला देना है, जला दे। ठीक है, या आग में ही जला दो, हाई टेम्परेचर में जला दो, जैसे भी जलाना है। तो जलाने के बाद क्या होगा, जो ऑर्गेनिक मैटर है, ठीक है, ये जो है वाष्पित हो जाएगा बेटा। ठीक है भाई, प्लस इसमें बचेगा क्या, ओनली सिर्फ इनऑर्गेनिक बचेगा यार। ओनली इनऑर्गेनिक मैटर जो है वो रिमेन है, बचा हुआ है। इसका मतलब ये है कि आपके प्रोटीन से ऑर्गेनिक मैटर हट गया है, इनऑर्गेनिक मैटर आ गया है। ठीक है, तो ये और भी ज्यादा क्या हो जाएगा, सॉलिड, और भी ज्यादा क्या हो जाएगा बेटा, हार्ड हो जाता है। ठीक है, तो ये इस तरह से बना सकते हैं किसको, कॉम्पैक्ट बोन को। ठीक है भाई, तो यदि तुमको पूछे कि कॉम्पैक्ट बोन कहां है, सघन बोल सकते हैं। ठीक है, कॉम्पैक्ट बोन में सघन बोल देंगे तो चल जाएगा। ऐसे कॉम्पैक्ट बोन कहां होते हैं बेटा, तो आपको मैंने बताया था डाइफाइसिस में होते हैं, डायफाइसिस। ठीक है, डायफाइसिस के बोन कैसे होते हैं, कॉम्पैक्ट बोन होते हैं। डाइफाइसिस के बोन दिखने में कैसे होते हैं, कॉम्पैक्ट बोन जैसे होते हैं या कॉम्पैक्ट बोन होते हैं। इसमें येलो बोन मैरो भी होता है, तो पूरे कैरेक्टर जो है वो आपके कैसे होंगे बेटा, कॉम्पैक्ट बोन जैसे होंगे। ठीक है, तो ये तो रह गई बात आपके एग्जाम्पल की, कॉम्पैक्ट बोन और स्पॉन्जी बोन के एग्जाम्पल कैसे हुए, आपने उसको बनाया कैसे, और कहां पे पाया जाता है, इसको भी हमने क्या कर दिया यहाँ पे, मेंशन कर दिया बेटा। ठीक है, अब बेटा बोन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होती है, उसको भी कवर कर लेते हैं। आपने यदि नाम सुना होगा, एवरसियन कैनाल, और एक है बेटा वोल्कमैन कैनाल। मतलब बोन में दो तरह के कैनाल्स होते हैं। नंबर 1, एक का नाम रख देते हैं हैवरसियन कैनाल, हिंदी में लिख देते हैं। ठीक है, हैवरसियन कैनाल बोल देते हैं बेटा। ये हैवरसियन कैनाल, और एक कैनाल का नाम क्या है, वोल्कमैन कैनाल है बेटा। ठीक है, तो दूसरे कैनाल का नाम यहां पे लिख देता हूं, नाम क्या है इसका, वोल्कमैन। क्या कहेंगे, वोल्कमैन कैनाल कहेंगे बेटा। तो दो तरह के कैनाल हमारे बोन के मैट्रिक्स में होते हैं, जिनका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। सबसे पहली बात, ये कैनाल कैसा है बेटा, ये कैनाल लॉन्गिट्यूडिनल है। ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल कैनाल है, मतलब ये ट्रांसवर्स होगा। ये कैसा है, ट्रांसवर्स, या फिर इसको बोल देंगे ऑब्लीक कह देंगे बेटा, क्षैतिज, हिंदी में बोलेंगे तो क्षैतिज कहेंगे। ट्रांसवर्स या ऑब्लीक कैनाल होता है तुम्हारा वोल्कमैन कैनाल बेटा। ठीक है, हैवरसियन कैनाल लॉन्गिट्यूडिनल कैनाल होती है, जो कि लॉन्गिट्यूडिनल कैनाल जो, ठीक है, बोन के लॉन्ग एक्सिस, बोन के लॉन्ग एक्सिस, मतलब हम बात करें किसका, शीर्ष का। ठीक है भाई, लॉन्ग एक्सिस के पैरेलल होता है बेटा, पैरेलल लिख देता हूं पहले।
फिर हिंदी में लिख देता हूं बेटा समांतर, ठीक है, समांतर होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, हेबरसेन कैनाल। एक तरह की नाली है बेटा जिसमें तार बिछा हुआ है। क्या तार बिछा हुआ भाई, इनके पास एक से दो, ठीक है, रक्त वाहिकाएं होती है बेटा, एक से दो रक्त वाहिकाएं एवं इसके जो नर्व के धागे होते हैं, ठीक है, तंत्रिका तंतु कहेंगे या तंत्रिका फाइबर कह देंगे या फिर न्यूरॉन कह देंगे, एंड तुम्हारे नर्व नेटवर्क भी पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं बेटा, हेवरसियन कैनाल के अंदर पाए जाते हैं। अब यार हेवरसियन कैनाल को यदि मैं सिंपली दिखाना चाहूं आपको, तो आप बोल देना कि जैसे मान लो ऐसा कुछ बनाते हैं, ये मान लो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर में पूरा मेट्रिकल पार्ट जो होती है बेटा, वो ऐसा सेंटर से ऐसा घूम घूम के आया हुआ है, मान लो ये ऐसे बिल्डअप किया हुआ है, ठीक है। तो इनका जो सेंटर है ये वाला पॉइंट, इसमें जो कैनाल होगा वही हमारा हेवरसियन कैनाल है, ठीक है। इसी सेंटर ऑफ हेवरसियन कैनाल से तुम्हारे आर्टरीज, वेन, कैपिलरीज, जो भी आपने लिखा है, रक्त वाहिकाएं, ब्लड वेसल्स, ये वहां पे प्रेजेंट होती है। और दो हेवरसियन कैनाल को जोड़ने का काम कौन करता है, तुम्हारा वोल्कामेन कैनाल का काम होता है, ठीक है बेटा। तो याद रखना, ये हेवरसियन कैनाल को क्या करता है, इंटरकनेक्ट या फिर जोड़ने के, ठीक है, इंग्लिश में भी लिख देते हैं इंटर कनेक्ट करने का कार्य करता है। समझ में आ गई बात, ये इंटरकनेक्ट हो गया बेटा। अब यहां पे चीजें समझो कि वोल्कामेन कैनाल का एक काम है बेटा इन कैनाल को जोड़ना, जिसका नाम हेवरसियन कैनाल है। और हेवरसियन कैनाल के अंदर क्या है, तो एक से दो रक्त वाहिकाएं होती है और नर्व होता है बेटा, तंत्रिका तंत्र की जो तंतुएं होती है उसमें फैली होती है, उसका नर्व जाल प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये हो गई बात कैनाल की। अब इसमें एक और बात कर लेते हैं बेटा कि भाई हमारा एक टर्मिनोलॉजी होता है जिसको कहते हैं ऑस्टियन, या फिर इसको कहते हैं बेटा हेवरसियन सिस्टम कहते हैं, ऑस्टियन या फिर हेवरसियन सिस्टम, ठीक है। मतलब ये क्या है बोल सकते हैं, यूनिट ऑफ बोन है बेटा। यूनिट ऑफ बोन कौन है, ऑस्टियन है। किन किन चीजों से हमारा यूनिट बनता है बेटा, तो मेन तो ऑस्टियोसाइट है, एक तुम्हारा ऑस्टियोसाइट हो गया, दूसरा तुम्हारा हो जाएगा बेटा हेवरसियन कैनाल, हेवरसियन कैनाल प्लस कर सकते हैं इनको हेवरसियन कैनाल, और एक है बेटा क्या, लैमेली, क्या है, लैमेली। इन तीनों चीजों से मिल करके आपका क्या बनता है, ऑस्टियन बनता है बेटा, जो कि हमारा क्या है, एक तरह से बोल देना यूनिट होता है, ऑस्टियन होता है। लैमेली है, हेवरसियन कैनाल है, और तुम्हारा ऑस्टियोसाइट्स होते हैं, ठीक है। और लैमेली को भी पूरा नाम लिखना चाहो तो हेवरसियन लैमेली लिख सकते हैं, हेवरसियन लैमेली। तो मुझे लग रहा है बेटा कि ये तीन चीजें मिल करके, ठीक है, ये तीन चीजें मिल करके बोन का क्या बनाते हैं, यूनिट बनाने का काम करते हैं, जो कि सिंपली आपको इस फिगर में दिख रहा है, बहुत सिंपली, ठीक है। तो बेटा इतना नॉलेज हमको एटलीस्ट लेके चलना ही है बोन के बारे में। तो ऑलमोस्ट हमारा बोन जो है, जिसको हमको पीजीटी के लिए हम टारगेट कर रहे हैं, वो हमारा कंप्लीट हो गया बेटा। याद रखना, एपिफाइसिस, एपिफाइसिस दो एपी के बीच में डाइफाइसिस, एक एपी और एक डाइफाइसिस के बीच में क्या होता है, मेटाफाइसिस। मेटाफाइसिस में बहुत सारे सेल होती है जिसको हम ऑस्टियोब्लास्ट कहते हैं, और उसी को हम कहते हैं बेटा मेटाफाइसिक सॉरी एपिफाइजल ग्रोथ प्लेट, जहां से बोन की हाइट बढ़ती है और उसी से आपकी हाइट बढ़ती है। यदि आपके बोन में ये जो सेल है ऑस्टियोब्लास्ट, उनके नंबर कम है, तो आप दुनिया का कोई भी चीजें पी लें, आपकी हाइट कभी भी इंक्रीज नहीं होगी। इस बात को आपको समझना पड़ेगा, ठीक है भाई, आप बटवे हो जाएंगे बेटा। तो यहां तो ये समझ में आ रहा है कि बॉर्नवीटा, कॉम्प्लेन, ये सब जो चीजें होती है वो फालतू होती है, आपको डाइवर्ट करने के लिए होती है, या फिर
मन में थोड़ा पॉजिटिविटी लाने का काम कर सकती है कि हाँ भैया आप पी लेंगे तो बड़े हो जाएंगे, बट ऐसा नहीं हो सकता है। बड़े तो हो गए हो मगर बढ़ोगे कब, ऐसी वाली बातें आपसे कर सकते हैं यदि आप ये सब पीते हो या किसी को पिलाते हो। ठीक है, एकदम वेस्ट है। हाँ भाई, आपका बच्चा दूध नहीं पी रहा, उसको फ्लेवर देना चाहते हैं ताकि वो दूध पिए, क्योंकि दूध तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बोन को बढ़िया मिनरलाइज करता है, ठीक है, सॉलिडिफाइड करता है, तो उसके लिए तो मिल्क बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो कोई बच्चा यदि मिल्क नहीं पी रहा है और उसमें आप फ्लेवर डाल के दे रहे हैं जैसे कि बॉर्नविटा या हॉर्लिक्स है, जो भी एक्स वाई जेड है उसको, तो ठीक बोल सकते हैं। बट बेटा जितने भी आपके ये सब पैक्ड फूड आते हैं या पाउडर फॉर्म में जो भी आते हैं, सब में प्रिजर्वेटिव डली होती है जो कि बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है बेटा। तो कहीं ना कहीं इन चीजों को अवॉइड करना भी बहुत जरूरी है। इतना ज्यादा अपने लाइफ में इसको इन्वॉल्व नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये हो गया बेटा, बोन आपका कंप्लीट हो गया है। और कुछ टॉपिक बचा है तो देख लो, कुछ बचा होगा तो और इसमें मेंशन कर देता हूँ बोन के बारे में। चलो टाइम है तो उसमें और बता देता हूँ बेटा। एक जैसे एक टर्म्स आता है डीकैल्सिफाइड बोन आता है, ठीक है, डीकैल्सिफाइड बोन आता है। तो यार डीकैल्सिफाइड का मतलब क्या है, तो बेटा डीकैल्सी मतलब आप क्या कर रहे हो, दो चीजें होती ना, एक होता है इनऑर्गेनिक और एक होता है बेटा ऑर्गेनिक। तो आपने इसको क्या कर दिया है, निकाल दिया है, इनऑर्गेनिक चीज को निकाल दो यार। तो निकालने के बाद क्या बच गया है भाई, ऑर्गेनिक बच गया है, तो ये क्या हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा, सॉफ्ट और स्पॉन्जी हो जाएगा। इसके लिए हमने यूज किया था HCl, पहले ही बताया था, वही है बेटा डीकैल्सिफाइड बोन। और इसके उल्टा हमने कर दिया इसको ड्राइड, क्या कर दिया, ड्राइड बोन। तो ड्राइड बोन में उल्टा हो जाएगा बेटा, इनऑर्गेनिक को रहने दो, इनऑर्गेनिक ज्यादा हो जाएगा, ऑर्गेनिक को हटा दो, ऑर्गेनिक को निकाल दो। तो जब ऑर्गेनिक को निकाल दोगे आप तो इनऑर्गेनिक ज्यादा हो जाएगा, ये बोन एकदम ज्यादा हार्ड हो जाएगी। और यस, इस बोन को आप ड्राइड बोन कह सकते हैं बेटा। ठीक है, तो ये दो टर्मिनोलॉजी भी आप वहां पे यूज कर सकते हैं। मुबारक हो बेटा, आपका दो टिश्यूज कंप्लीट हो चुके हैं। नहीं, दो टिश्यू कंप्लीट नहीं हुआ है अभी, कनेक्टिव टिश्यू में लिक्विड वाला बचा हुआ है बेटा। ठीक है, तो चलो लिक्विड वाले को खत्म कर लेते हैं पहले, उसके बाद तीसरे नंबर को स्टार्ट करेंगे। तरल कनेक्टिव टिश्यू, जिसको हम कह सकते हैं बेटा फॉल्स। ठीक है, इसको हम क्या कह सकते हैं, फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू कह सकते हैं। क्योंकि बेटा जितने भी आपके कनेक्टिव टिश्यू होते हैं सभी में फाइबर होते हैं, मगर ये बंदा जो है वो फाइबर फ्री है, बिना फाइबर का, फाइबर फ्री बोल दो इसको यार। एक मिनट, स्पेलिंग इधर इधर हो गया, फाइबर फ्री कनेक्टिव टिश्यू है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं बेटा। याद रखना, ये जो फाइबर फ्री कनेक्टिव टिश्यू होता है वो हमारा बनाता है बेटा वस्कुलर सिस्टम को बनाता है। ठीक है, और हमारे बॉडी में जो वस्कुलर सिस्टम्स होती है वो दो तरह की होती है बेटा। हमारी बॉडी में जो वस्कुलर सिस्टम होती है वो दो होती है, एक कहलाता है बेटा ब्लड वस्कुलर सिस्टम, ठीक है, ब्लड वस्कुलर सिस्टम कहलाता है, और दूसरा लिम्फ वाला है बेटा, लिम्फ वस्कुलर सिस्टम कहलाता है। अब मैं पूछूं कि भैया ब्लड वस्कुलर सिस्टम में क्या तीन चीजें हैं जिनसे ये मिलके बनता है, क्योंकि ये तो एक सिस्टम है ना भाई, सिस्टम को बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, मिलके चीजें बनानी पड़ती है। तो क्यों ना यहाँ पे तीन तीन चीजों को यहाँ क्या कर दे बेटा, सिंपली मेंशन कर दे। ठीक है भाई, चलिए देखो क्या बोलते हैं। सबसे पहला होता है बेटा ब्लड, दूसरा ब्लड जहां से बहती है ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स या वाहिकाएं, ठीक है, और तीसरा होता है बेटा जिसका नाम आप ले सकते हैं हार्ट, तुम्हारा दिल, जो किसी के लिए क्या करता है, धड़कता है, तो उसको भी आप ब्लड वस्कुलर सिस्टम का मेन पंपिंग ऑर्गन कह सकते हैं। और सेम टू सेम एग्जांपल हम लिम्फेटिक में भी दे देते हैं बेटा। लिम्फेटिक में भी तीन चीजें होगी, सबसे पहली चीज है क्या, लिम्फ,
लिम्फ मतलब हम बात करें लसिका का। उसके बाद में बेटा लिम्फ का जो वाहिकाएं होती है, ठीक है भाई, लिम्फ वाहिकाएं हो गई, मतलब हमारे वेसल्स हो गए। और हार्ट की जगह हमको नोट कर देना बेटा लिम्फ नोड, क्या हो जाएगा, लिम्फ नोड हो जाएगा। तो दो तरह के सिस्टम आपकी बॉडी में प्रेजेंट है। एक है बेटा ब्लड वस्कुलर सिस्टम और दूसरे का नाम क्या है, लिम्फ वस्कुलर सिस्टम होता है, जो कि पूरे बॉडी में आपके न्यूट्रिशन का, गैस का, वाटर का और जितने भी अदर मैक्रो एंड माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं सभी का ट्रांसपोर्टेशन करता है। ठीक है, ये क्या करता है बेटा, ट्रांसपोर्ट करता है। ट्रांसपोर्ट किसका करेगा, न्यूट्रिशन का करता है। न्यूट्रिशन मतलब हम बात करें खाने का बेटा, ठीक है। दूसरी बात, गैस का ट्रांसपोर्ट भी होता है, गैस एक्सचेंज भी करता है। और गैस के एक्सचेंज में O2 को ज्यादा करता है और CO2 को कम करता है। ये भी सेम काम करता है, सेम काम करता है। अंतर क्या है, देखो न्यूट्रिशन भी ट्रांसपोर्ट करेगा, गैस भी ट्रांसपोर्ट करेगा, अंतर बस इतना है बेटा, O2 का ट्रांसपोर्ट कम और CO2 का ट्रांसपोर्ट क्या होता है, इसमें ज्यादा होता है। तो थोड़ा सा दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए। एक सिस्टम के थ्रू डिफरेंस आपको बताता हूं कि दोनों में क्या क्या अंतर हो सकता है। ठीक है बेटा, तो यहां आप मान के चलो ये ऊपर में हमारा ब्लड वेसल्स है बेटा, क्या है, ब्लड वेसल्स है। ठीक है भाई, ये ऐसा ले आते हैं और नीचे में हम बना लेते हैं लिम्फ वेसल्स, कलर चेंज कर देंगे, काम चल जाएगा, व्हाइट कलर भी बना देते हैं क्योंकि कलरलेस है। ठीक है भाई, हाँ इसको व्हाइट नहीं बनाना है, इसको व्हाइट बनाना है। ठीक है, नीचे वाले को हमने बना दिया व्हाइट कलर। ओके, चलिए देखो यार, ब्लड आया, यहाँ पे एंटर हुआ, ठीक है। ये क्या है, तो तुम्हारे ब्लड वेसल्स है। ये कौन है तुम्हारे, ये है कहलाते हैं बेटा लिम्फ के, क्या कहलाएंगे, वेसल्स कहलाते हैं। तो दो तरह के वेसल्स हो गए, वाहिकाएं बोल दो, रक्त वाहिकाएं और लसिका की वाहिकाएं हो गई बेटा। मान लो कि भैया ब्लड इसमें भरा हुआ है, ब्लड गया बाहर। तो जब ब्लड बाहर जाता है तो तुम्हारा आरबीसीएस और कुछ प्रोटीन रुक जाता है बेटा। आरबीसीएस और कुछ प्रोटीन जो है वो रुक जाते हैं, बाकी सभी बाहर में आ गया। इस जगह को हम कहते हैं बेटा इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं। और इसी खाली जगह पे जो लिक्विड है उसको हम कहेंगे बेटा इंटरस्टिशियल फ्लूइड कह देंगे, लिक्विड कह देंगे। अब ये लिक्विड एंट्री कर रहा है यहां, ठीक है। जिस दिन ये लिक्विड एंट्री कर जाएगा हमारे लिम्फ के वेसल्स में, उसी दिन हम इसको मान के चलेंगे भैया कि ये हमारा क्या है, ये जो अंदर आ गया है वो कौन है बेटा, लिम्फ है। अब लिम्फ जो है वो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में आया, क्यों, ठीक है, क्यों आया, तो इसके आने का रीजन है बेटा, यहां देखो भाई। मान लो बेटा आपके ब्लड में कोई एंटीजन आया है जिसको मारना है, तो मारने के लिए हम इम्यून सिस्टम के पार्ट में भेजेंगे। तो बेटा लिम्फ के थ्रू ये जाता है लिम्फ नोड में। मान लो यहाँ पे एक और ट्यूब्यूल है, ये दूसरा ट्यूब्यूल है, मान लो ये तीसरा ट्यूब्यूल है बेटा, ये तीसरा ट्यूब्यूल है, तीनों ट्यूब्यूल एक जगह पे आ रहे हैं। तो यहाँ पे आने से नोड जैसा एक गांठ बन गया है, एक तरह से गांठ बन गया है यहाँ पे। मतलब बहुत सारे लिम्फ वेसल्स जब एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होते हैं तो यहाँ पे बेटा क्या बन जा रहा है, नोड बन जा रहा है। और इसी नोड को हम क्या कहते हैं, लिम्फ नोड। ये बेटा सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन है, क्या ये सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन है, जहां पे एंटीजन को पकड़ करके मारा जाता है, एंटीजन का इनकाउंटर होता है। तो बेटा एंटीजन का इनकाउंटर लिम्फ नोड में होता है, जहां पे बहुत सारे वेसल्स आके इंटरकनेक्ट होते हैं। ठीक है, तो भाई इसका काम तो ठीक है, ट्रांसपोर्ट है, साथ में ये बंदा हमारे इम्यून सिस्टम का पार्ट है।
क्योंकि आपको ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करने के लिए भी, ओहो, मैं अपने आप को यहां हटा दूं तो देख लो स्ट्रक्चर को, नीचे वाला लिम्फ है, ऊपर वाला तुम्हारा ब्लड है। अच्छा, ब्लड और लिम्फ में क्या अंतर है, तो इसके लिए एक यहां पे फार्मूला बना लो। पहले पहले तो ब्लड को जान लो, उसके बाद देखते हैं। चलो, ब्लड को जब मैं सेंट्रीफ्यूज करता हूं, एक सेंट्रीफ्यूज मशीन में मैं इसको क्या कर दिया बेटा, सेंट्रीफ्यूज कर दिया, तो लिक्विड और सॉलिड पार्ट दोनों अलग हो गए। इधर मैं लिख देता हूं बेटा लिक्विड पार्ट, ठीक है, इधर आ जाएगा आपका सॉलिड पार्ट। सॉलिड पार्ट को कहते हैं बेटा कार्पसल्स। क्या कहते हैं, कार्पसल्स। सॉलिड में 3 तरह के कार्पसल्स होते हैं, सेल होते हैं। सबसे ज्यादा होता है आरबीसीएस, उसके बाद में डब्ल्यूबीसीएस और उसके बाद में प्लेटलेट्स। ठीक है, तीनों के नंबर याद कर लो ह्यूमन में। आरबीसीएस का नंबर होता है बेटा 4.5 से लेकर के 5.5 मिलियन, मिलियन पर एमएम क्यूबिक होती है। डब्ल्यूबीसीएस की बहुत कम होती है, 6 से 8,000 के लिख दूं, 8,000, 6 से 8,000 पर एमएम क्यूबिक होती है। और प्लेटलेट्स के लाख में होता है बेटा 1.5 L टू 3.5 L तक होती है, पर एमएम क्यूबिक होता है। ये तीनों के नंबर याद हो गए तो फिर तो काम हमारा बन जाएगा। बहुत सिंप्लीफाई तरीके से हमने चीजों को क्या कर लिया बेटा, समझ लिया है। अब यदि लिक्विड पार्ट्स की बात करेंगे तो लिक्विड पार्ट्स में आता है बेटा प्लाज्मा, और प्लाज्मा का परसेंटेज होता है 55%, जबकि सॉलिड का होता है 45% होता है। अब प्लाज्मा को भी 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, लिक्विड और सॉलिड। ठीक है भाई, तो यहां पे मैंने पुट कर दिया है बेटा लिक्विड। लिक्विड होता है 90 से 92%, और ये और कोई नहीं बेटा, वाटर है। मतलब पूरे प्लाज्मा में जो 55% होता है, उस 55% का मात्र 90% के अलावा छोड़ दो तो यार 8 से 10% बचा ना भाई। तो 8 से 10% जो चीजें होती है वो पूरा का पूरा प्रोटीन होंगे, और ये जो है पूरा वाटर है। ठीक बात। तो बचा हुआ क्या है यार, तो बचा हुआ जो है वो क्या है बेटा, प्रोटीन। अच्छा रुको, प्रोटीन क्यों, 2 बार में इसको भी डिवाइड करते हैं। यहां पे तुम्हारा आ जाएगा सॉलिड, सॉलिड पार्ट जो H2O में घुलनशील था। ठीक है, तो वाटर में जो घुलनशील था बेटा, उसको फिर से 2 पार्ट में डिवाइड कर दो यार। एक को कह दो इनऑर्गेनिक, अकार्बनिक है, और एक को कह दो बेटा ऑर्गेनिक, यहाँ पे कार्बनिक है। इनऑर्गेनिक में परसेंटेज कम है बेटा, बहुत कम होता है। देखो सॉलिड पार्ट कितना है, तो यहाँ पे बोल देना 8 से 10% है। ठीक है, तो 8 से 10 है, एक एक कम कर दो, 8 से 9% यहाँ हो गया, 1 से 2% यहाँ हो गया। इनऑर्गेनिक में तुम लिख दो जो मन करता है, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ठीक है, Cl माइनस हो गया, HCO3 माइनस हो गया, कैल्शियम हो गया। ये सभी चीजें जो है वो इनऑर्गेनिक में पाया जाता है हमारे ब्लड के अंदर। और ऑर्गेनिक में क्या क्या मिलेगा, तो बेटा ऑर्गेनिक में मेन तो मिलेगा तुमको प्रोटीन। ठीक है, मेन क्या मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा। तो चलो प्रोटीन को 2 पार्ट में ऐसा मस्त डिवाइड करके इसके बारे में लिखते हैं बेटा। सबसे पहला एक मिलता है एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन 4% होता है। दूसरा मिलता है बेटा ग्लोब्यूलिन, ये होता है बेटा 2% होता है। एल्ब्यूमिन का 4% और तुम्हारे ग्लोबुलिन का 2% होता है। इसीलिए कभी एग्जाम में एल्ब्यूमिन ग्लोबुलिन रेशियो आया, एग्जाम में एल्ब्यूमिन ग्लोबुलिन रेशियो आया, तो बेटा यहां देख लो 4/2 इज इक्वल 2/1, ये आंसर आएगा बेटा। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। एल्ब्यूमिन ग्लोबुलिन के बाद में एक आता है बेटा फाइब्रिनोजन, और एक आता है प्रोथ्रोम्बिन।
और भी अदर चीजें होती है मगर वो बहुत माइनर है। 0.3% ये है, 0.3% में ये है। तो ये हो गया बेटा पूरा पेज में जो मैं आपको दिखा रहा हूं वो आपका क्या है, तो ब्लड का एक तरह से कंपोनेंट्स हो गई, लिक्विड, सॉलिड, प्लाज्मा, प्रोटीन, कौन कौन से प्रोटीन, कितने परसेंट, सभी चीजें मैंने यहाँ पे बता दी है। बट याद रखना इतना ही पढ़ के मत चले जाना पीजीटी एग्जाम में, ये टिश्यू के हैसियत से पढ़ा रहा हूँ ना, टिश्यू के लेवल का पढ़ा रहा हूँ। जब हम इनके चैप्टर में जाएंगे जिसका नाम बॉडी फ्लूइड इन सर्कुलेशन है, तो वहां हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, वहां पे हम डिटेल में कवर करने की कोशिश करेंगे। चलिए अब एक फार्मूला बताता हूं बेटा जो एग्जाम में बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है। एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है, तो यदि आपसे पूछे कि रक्त या फिर ब्लड किससे बना है, तो एक है बेटा प्लाज्मा, ठीक है, एक तुम्हारा प्लाज्मा प्लस कार्पसल्स, कार्पसल्स में कौन आ जाएगा, सेल आ जाएगा बेटा। ठीक है भाई, अब इनमें से एक को हटा दो यार, क्या बनाना है मुझे, प्लाज्मा बनाना है, मुझे क्या बनाना है, प्लाज्मा। तो मैंने क्या किया बेटा, ब्लड से, ये देख लो प्लाज्मा बनाना है, ये प्लाज्मा है, तो ब्लड से इनको निकाल दो, ब्लड माइनस कार्पसल्स, ये लो, सेल को निकाल दो तो तुम्हारा बन जाएगा प्लाज्मा बन जाएगा। यदि मुझे सीरम निकालना है तो मैं क्या करूंगा, प्लाज्मा से एक प्रोटीन को निकालूंगा बेटा जिसका नाम है क्लॉटिंग फैक्टर। क्या नाम है, क्लॉटिंग फैक्टर, उसको मैंने निकाल दिया तो क्या बन गया, सीरम। अब सीरम कभी भी कोएगुलेट नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद में मुझे ये जो क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है बेटा, लिम्फ के दो फार्मूले बनाने हैं। एक लिम्फ कैसे बनता है, तो आप ब्लड से दो चीजों को माइनस कर दो, एक आरबीसीएस को हटा दो और दूसरा बेटा प्लेटलेट्स को हटा दो। आरबीसीएस और प्लेटलेट्स दोनों को हटा दोगे तो ये बन जाएगा तुम्हारा लिम्फ। या फिर दूसरा तरीका है, ब्लड से ना बना करके हम बना लेते हैं प्लाज्मा से, तो प्लाज्मा में प्लस कर दो। ये देखो प्लाज्मा में सेल को हटाओगे तो प्लाज्मा बन जाएगा, मगर कार्पसल्स में एक चाहिए बेटा डब्ल्यूबीसीएस, ये लो, आरबीसीएस और डब्ल्यूबीसीएस हट गया है सिर्फ, हाँ आरबीसीएस एंड प्लेटलेट हट गया है, सिर्फ डब्ल्यूबीसीएस है, तो यहां तुम्हारा ये भी कंडीशन बन जाएगा। ठीक है, तो रक्त ब्लड प्लाज्मा प्लस कार्बोसेल्स को ब्लड कहेंगे बेटा। प्लाज्मा में यदि आपको प्लाज्मा बनाना है तो उसके लिए आप कार्बोसेल्स को हटा दो, माइनस कर दो, बच जाएगा सीरम में क्लॉटिंग फैक्टर हटा दो, प्लाज्मा से क्लॉटिंग फैक्टर को हटाओगे तो आपका क्या बन जाएगा, सीरम बन जाएगा। लिम्फ, ब्लड में माइनस कर दो आरबीसीएस और प्लेटलेट्स को तो तुम्हारा बन जाएगा लिम्फ, या फिर प्लाज्मा में डब्ल्यूबीसीएस को जोड़ दो तो फिर बन जाएगा लिम्फ। ये इतने फार्मूले हम बताते हैं अपने बच्चों को, और बेटा किसी भी यूट्यूब चैनल में किसी भी टीचर से पढ़ के देख लो, ये सब चीजें आपको नहीं बताएंगे। तो भैया अच्छा सा पढ़ना है तो फिर आओ हमारे पास, हम पढ़ाते हैं। ठीक है, तो चलिए बेटा बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ बात करके भाई। बहुत दिन हो गया कि हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया है, तो कोशिश रहेगी कि आज या कल हम आपके लिए लाइव क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज लॉन्च करेंगे यूट्यूब में। तो भैया आप एक्टिव रहे ताकि उस वीडियोस को देख सकें और इमीडिएट आंसर दे सकें, ताकि आपका आउटपुट हमको समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर सीरीज में जिसमें हम पढ़ेंगे ब्रीफ हिस्ट्री, पढ़ेंगे ब्रीफ इंट्रोडक्शन, पढ़ेंगे या ब्रीफ डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे आपके मसल्स का और उसके बाद में नर्व टिश्यू का। ठीक है, और ये हमारा चैप्टर क्लोज हो जाएगा, फिर हम नया चैप्टर की तरफ पढ़ेंगे बेटा। एनिमल फिजियोलॉजी पढ़ना है, तो एनिमल फिजियोलॉजी में हम सबसे पहले पकड़ेंगे ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। क्या पढ़ना है, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस को हमको क्या करना है, कवर करना है बेटा। तो चलिए मिलते हैं बाद में।